अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ यूज़ होता है। उसके बाद हमने कैश फ्लोज पढ़े डिफरेंट टाइप्स के, सिंगल अमाउंट पढ़ी, एन्युटी क्या है, एन्युटी की टाइप्स पढ़ी, परपेचुइटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने मिक्स स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज के बारे में पढ़ा, सबकी प्रेजेंट वैल्यूज़ एंड फ्यूचर वैल्यूज़ जो हैं वो कैलकुलेट की। फिर हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ा कि एनुअली क्या होता है, सेमी एनुअली क्या है, क्वार्टरली क्या है और इसके मीनिंग क्या है, विच वन इज़ मोर बेटर, इसको हमने डिस्कस किया। अब इस चैप्टर का हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है सम स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस हैं जो हमारी प्रैक्टिकल या रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। बस हमें अगेन मैं हमेशा वही कहती हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो बुक्स में पढ़ते हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से हम रिलेट नहीं कर पाते। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर रहे हैं या कहाँ कहाँ ये यूज़ हो रही है। तो इसकी कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस में जो इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं वो हैं ये 4 हैं, जिसमें फर्स्ट है डिटर्मिनिंग डिपॉजिट्स नीडेड टू अक्यूमुलेट अ फ्यूचर सम। इनको वन बाय वन में आगे एक्सप्लेन करती जाऊँगी। लोन अमोर्टाइजेशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज़ होती है। फाइंडिंग इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट्स हमने कैलकुलेट करने हों वहाँ पे यूज़ होती है। और अगर हमने कहीं अननोन नंबर ऑफ़ पीरियड्स कैलकुलेट करने हों तो वहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। अब इन 4 के क्या मीनिंग्स हैं इनको वन बाय वन में एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सबसे पहले है डिटर्मिनिंग डिपॉजिट्स नीडेड टू अक्यूमुलेट अ फ्यूचर सम। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि समटाइम्स हमें पता होता है कि आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद हमें इतने पैसों की ज़रूरत है। कॉमन सेंस की बात है। जैसे सपोज़ मैं आज सोचती हूँ कि 20 साल बाद अगर मैंने अपने बच्चे को कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना है और मुझे उसके लिए 50 लाख इनिशियल अमाउंट चाहिए, तो मैं आज से ही जमा करना स्टार्ट कर दूँगी। तो अगर मुझे ये पता है कि मुझे फ्यूचर में सपोज़ आज से 20 साल बाद 50 लाख चाहिए, 50 लाख मैंने एक्यूमुलेट करने हैं, जमा करने हैं, एक्यूमुलेट ऑफ फ्यूचर सम, तो उसके लिए कितने डिपॉजिट्स मैं आज से जमा रखना शुरू करूं या कितने पैसे आज से बचाना और एक अकाउंट में डिपॉजिट कराना शुरू करूं कि आज से 20 साल बाद मेरे पास 50 लाख रुपए हो। तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसी प्लानिंग हर घर में होती है, हर बंदा करता है। जब इंसान को पता हो कि आज से इतने सालों बाद मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, तो वो थोड़े करके हम बचाना शुरू करते हैं। ज़्यादा इस सेंस में हमारी, चूँकि हम पाकिस्तान के सेंस में ज़्यादातर कमेटियाँ डालते हैं क्योंकि हम अवॉइड करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड इकॉनमी को, लेकिन यहाँ हम चूँकि इंटरेस्ट बेस्ड की बात करेंगे तो हम फिलहाल कमेटियों को एक साइड पे कर देते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये समझ लें कि जब हमें पता हो कि 1 साल बाद हमें 1 लाख की ज़रूरत होती है तो मोस्टली अम्माएँ क्या करती हैं, वो कमेटी डाल लेती हैं कि 1 साल बाद चलो ये कमेटी खुलेगी 1 लाख रुपए की इकट्ठी, तो हम ये ऐसे यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली कि हम एक फ्यूचर सम अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। हमें पता है कि 1 साल बाद हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, हम उस 1 लाख को इकट्ठा करना चाहते हैं और उसके लिए हमने कितने की कमेटी डालनी है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी कॉमन सी सेंस की बात है ना कि 1 लाख की कमेटी डालनी है तो हमें कितने पैसे मंथली देने पड़ेंगे। तो उसमें वो इजी है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इसको में अगर आप इंटरेस्ट इंक्लूड कर लें तो बात वही बन जाती है, बस इंटरेस्ट का फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है कि सपोज़ यू वांट टू बाय अ हाउस 5 years फ्रॉम नाउ। आपने सोचा है कि मैं 5 साल बाद घर ख़रीदूँगी और आपको लगता है कि जो इसकी इनिशियल डाउन पेमेंट, आपको पता है जब भी हम घर परचेज़ करते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करें तो एक उसकी इनिशियल इंस्टॉलमेंट होती है और बाकी उसकी मंथली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स बनती जाती हैं। तो आपको पता है कि 5 साल बाद मैंने घर परचेज़ करना है, उसके लिए मुझे एक इनिशियल पेमेंट चाहिए $30,000 की। अब आपको ये पता है कि 5 साल बाद आपको $30,000 चाहिए। अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा अगर 5 साल बाद मुझे 30,000 चाहिए तो मैं आज से कितने पैसे अकाउंट में डिपॉज़िट कराना शुरू करूं। और मेरा बैंक जो है उसने मुझे ऑफ़र किया है कि मैं आपको 6% इंटरेस्ट रेट दूँगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी आपको पता है
आपको ये भी पता है कि फ्यूचर में आपको 30,000 की ज़रूरत है और कितने सालों बाद ज़रूरत है, 5 साल बाद। तो मैं हर साल या हर महीने के एंड पे कितने पैसे, कितनी इक्वल अमाउंट्स बैंक में डिपॉज़िट कराना शुरू करूँ। तो बेसिकली इक्वल एनुअल डिपॉजिट्स, इक्वल एनुअल डिपॉजिट्स से आपको क्या समझ में आएगा कि ये सिंगल अमाउंट है, एन्युटी है या मिक्स कैश फ्लोज है, किसकी एग्जाम्पल है या किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सिंगल अमाउंट तो ये नहीं है, क्योंकि हमें हर साल या हर महीने के बाद कोई एक फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट में जमा करानी है, तो सिंगल अमाउंट तो नहीं हो गया। बाकी दो ऑप्शन है, एन्युटी है या मिक्स स्ट्रीम है। मिक्स स्ट्रीम होती है जब हम अनइक्वल अमाउंट्स जो हैं वो अकाउंट में डिपॉजिट कराएं, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रही हूँ तो वो मिक्स स्ट्रीम है। लेकिन आपको पता है कि अगर हम कमेटी डालते हैं तो हम फिक्स्ड अमाउंट की डालते हैं, ये नहीं कहते कि इस महीने 5,000 ले लो, अगले महीने 7,000 ले लेना। इसी तरह जब हम अकाउंट में भी डिपॉजिट कराते हैं तो एक फ़िक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं हर महीने या हर साल के एंड पे। तो जब फिक्स्ड अमाउंट आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, तो आपको पता है कि ये एन्युटी का केस है। एक तो आपको यहाँ से इक्वल एनुअल पेमेंट या डिपॉजिट से समझ आ जाता है कि ये जो है एन्युटी का केस है। दूसरा है एंड ऑफ ईयर। एंड ऑफ ईयर से आपको पता है ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। तो दिस एग्जाम्पल इज़ द केस ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आपने कैलकुलेशंस करनी है और आपने कैलकुलेट करके निकालना ये है कि हर साल के एंड पे आप कितने पैसे, कितनी इक्वल अमाउंट जो है वो बैंक में डिपॉजिट कराते जाएं, तो 5 साल बाद आपके अकाउंट में $30,000 हो जाएंगे। दोबारा से सोचें ज़रा कि अब आपने ये सोचना है कि हर साल आप कितने पैसे अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं कि 5 साल के बाद आपके पास अकाउंट में ये 30,000 रुपीज़ ये डॉलर्स जो हैं ये पड़े हों। तो इसके लिए हमारे पास ऑर्डिनरी एन्युटी का एक अदद फार्मूला है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, और वो आप लोग ज़रा याद करें तो आपको याद भी आ जाएगा कि हमने पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर रेज़्ड पावर n-1 ओवर आर। ये ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला है। ज़रा आप पिछली स्लाइड्स में जाएंगे या पिछले लेक्चर में देखेंगे तो ये फार्मूला जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ से ये फ्यूचर वैल्यू हमारे पास इस एग्जाम्पल में, ये जो एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे उसमें फ्यूचर वैल्यू भी 30,000 ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो हमने फाइंड आउट करने हैं ये कैश फ्लोज। ये कैश फ्लोज जो हैं ये फ़िक्स्ड अमाउंट डिपॉजिट्स हैं जो एन्युटी के केस में फ़िक्स्ड अमाउंट होती है। कहीं पे आपको ये पीएमटी पेमेंट के फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आता है इसकी जगह, कहीं आपको सीएफ लिखा हुआ नज़र आएगा या कैश फ्लो लिखा हुआ नज़र आएगा। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये कैश फ्लोज जो हैं ये कैलकुलेट करने हैं। तो इन कैश फ्लोज को हम फार्मूला से सेपरेट कर लेते हैं। ये कैश फ्लोज इधर ही रहने देते हैं। ये जो पूरा फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इस साइड पे लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये फार्मूला एक न्यू जो है यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ से कैश फ्लो हमने साइड सेपरेट कर ली है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमने लिखा हुआ है फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय, और ये पूरा फैक्टर जो हमने ऊपर लिखा था इस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वल कैश फ्लोज या इक्वल पेमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगी कि इस केस में हम कितने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो बैंक में डिपॉजिट करवाएं। तो आफ्टर 5 इयर्स हमारे पास बैंक में 30,000 रुपीज़ हो जाएंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन आप लोगों की हो तो आप लोग मेरे से पूछ लें। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला जो है वही मौजूद है जो अभी मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था। हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो क्या आता है। फ्यूचर वैल्यू जो है वो हमारे पास 30,000 है, क्योंकि हम 5 इयर्स बाद 30,000 जो है वो अक्यूमुलेट करना चाहते हैं। और उसके बाद बाकी जो वैल्यू कैलकुलेशंस हैं वो हम करके देखते हैं। इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना था, इंटरेस्ट रेट हमारे पास इस केस में 6% था। ये यहाँ पे मेंशन है एनुअल 6%, तो मैं इसको डायरेक्ट ही 0.06 लिख देती हूँ। एंड रेज टू पावर n 5 इयर्स है, क्योंकि हमने आफ्टर 5 इयर्स n 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हमने आफ्टर 5 इयर्स अमाउंट हमें ये चाहिए, तो इसके रेज टू पावर 1 -1 एंड दिस होल
डिवाइडेड बाय आर जो है वो हमारे पास अगेन 0.06 है। तो ज़रा इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देखें आप लोग क्या वैल्यू आती है आपके पास, और फिर सब आंसर बताएं क्या वैल्यू आई है। करें कैलकुलेट जी। तो ये मैंने कैलकुलेशंस जो हैं वो आपके लिए कर दी हैं। सबसे पहले 1.06 की रेज़ टू पावर 5 लेंगे आप कैलकुलेटर में, तो आई होप आपके पास ये आंसर आएगा 1.338। इसमें से हम -1 करेंगे तो 0.338 बाकी बचेगा। इस 0.338 को हम डिवाइडेड बाय 0.06 कर देंगे तो हमारे पास इस सारे फैक्टर का आंसर आएगा 5.637। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे बाय 30,000 तो हमारे पास ये आंसर आता है 5,321 रुपीज़। तो दैट मीन्स कि अगर हम हर साल के एंड पे अभी से 5,321 रुपीज़ डिपॉज़िट करना शुरू करेंगे अकाउंट में, तो 5 साल बाद हमारे पास 30,000 जमा हो जाएगा इन केस कि हमें अगर 6% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस तरह से अगर आपने कोई भी कैलकुलेशंस करती हूँ जहाँ आपको पता हो कि हमें फ्यूचर में इतने पैसे चाहिए, तो हम आज से ही उसके लिए सेविंग करना चाहते हैं, तो कितनी सेविंग करना शुरू करें। तो यहाँ से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला तब है जब आप जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व हो। अगर इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो आप 30,000 को सिंपली डिवाइड कर सकते हैं बाय 5 इयर्स। तो दैट मीन्स आप हर महीने या हर साल के एंड पे 6,000 बैंक में डिपॉजिट कराते जाएं या कहीं कमेटी डाल लें, तो 5 साल बाद आपको 30,000 मिल जाएंगे। लेकिन जो कि इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो इस वजह से हमें ये फार्मूला लगाना पड़ा है, और ये फार्मूला लगाने से हमें ये पता लगा है कि हम 6,000 की बजाय 5,321 रुपीज़ या 22 रुपीज़ जो हैं वो हम ईयरली अपने अकाउंट में डिपॉजिट करते रहें, तो हमें 5 साल बाद जो हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो एक लमसम अमाउंट हमें चाहिए आफ्टर 5 इयर्स, वो इजीली मिल जाएगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो बाद में पूछ सकता है। आते हैं तो ये एक एप्लीकेशन थी ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो नेक्स्ट जो ये फर्स्ट वन थी, इसमें हमने कहा था कि जब हमें एक फ्यूचर अमाउंट जो लमसम अमाउंट है वो इकट्ठी करनी हो, अक्यूमुलेट करनी हो, तो ये कैलकुलेट करना कि हमें मंथली या ईयरली कितने डिपॉजिट्स करने चाहिए या कितनी सेविंग, कितनी इक्वल अमाउंट्स की सेविंग करनी चाहिए, तो उसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। इसकी दूसरी स्पेशल एप्लीकेशन जो है वो है लोन अमोर्टाइजेशन की। अब लोन अमोर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले समझ लें कि क्या होता है। मोस्टली होता ये है कि लोग बैंक से लोन लेते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल लोन लेके हम घर ख़रीद सकते हैं, लोन लेके हम गाड़ी ले सकते हैं, कुछ भी कोई कहीं भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो बैंक हमें एक लमसम अमाउंट देता है और उस पे कोई कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। तो जब हमने वापस करने होते हैं बैंक को, तो हमने वो ओरिजिनल अमाउंट जितना हमने उधार लिया था, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, ये प्रिंसिपल अमाउंट वो ओरिजिनल अमाउंट है जितना हम लोन लेते हैं, प्लस इंटरेस्ट रेट, जितना इंटरेस्ट उस पर लगता है वो हमने वापस करना होता है बैंक को। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको समझने के लिए आप एक सिंपल से मैं एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ अगर मैं आप लोगों में से किसी को लोन देती हूँ 10,000 रुपीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ मैं आपको लोन देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि 2,000 आपको इस पर इंटरेस्ट लगेगा, तो आपने मुझे वापस करना है कितना, 12,000, जिसमें से 10,000 इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट जो मैंने आपको दी थी, और 2,000 जो है ये इंटरेस्ट की अमाउंट है जो आपको मुझे उस लोन पे देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करना कि अगर हमने किसी से लोन लिया है और उसको अब हमने वापस करना है, तो आपको पता है वापस करने की भी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, और वो भी इक्वल पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स होती हैं कि हर महीने हमने इतनी किस्त देनी है, या हर साल इतनी किस्त देनी है, या हर 2 महीने बाद इतनी किस्त देनी है। तो लोन अमोर्टाइजेशन बेसिकली कहलाता है, दिस इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वल पीरियोडिक लोन रीपेमेंट्स
वापस करते हैं जब, जो कि ज़रूरी होती हैं टू प्रोवाइड अ लेंडर जिसने मैंने आपको लोन दिया है विद अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रिटर्न, आपने मुझे मेरा इंटरेस्ट भी वापस करना है, एंड टू रीपे द लोन प्रिंसिपल, जो ओरिजिनल अमाउंट आपने मेरे से ली थी आपने मुझे वो भी वापस करनी है ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो बेसिकली लोन वापस करने के लिए जो इंस्टॉलमेंट्स हम बनाते हैं उस सारे प्रोसेस को लोन अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और उसके लिए मोस्टली एक लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है। स्केड्यूल मींस ये एक टेबल होता है जो बनता है जिसमें ये बताया जाता है कि आपने कितनी इक्वल अमाउंट्स पे करनी है और उन इक्वल अमाउंट्स में से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी होगी और इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी होगी। तो ये एक जो टेबल बनता है उसको हम लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल मींस अ टेबल जो ये शो करता है कि आपने कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, उन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में से कितना हिस्सा उस इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल अमाउंट होगी और कितना हिस्सा इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। ऐसा जो टेबल बनता है उसको लोन अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम लोन अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसकी अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे लिखूँ तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। इस टेबल में सपोज ये लोन अमाउंट है, लोन अमाउंट इज सपोज मैंने आपको 10,000 का लोन दिया था, प्लस मैंने आपको पहले से बता दिया था कि मैं इस पर आपसे 2,000 इंटरेस्ट लूँगी। तो दैट मीन्स कि अब ये टोटल अमाउंट जो है वो बन गई है 12,000। अब आपने मुझे ये 12,000 वापस करने हैं इन सपोज 5 मंथ्स और इन 6 मंथ। मैं कहती हूँ ये 10,000 रुपीज़ जो है आपने मुझे 6 माह बाद सारी अमाउंट आपकी वापस हो जानी चाहिए। और आपको पता है कि अगर आपने मुझसे 10,000 ले तो लिए हैं लेकिन आप इकट्ठा 10,000 वापस नहीं कर सकते, आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके वापस करेंगे। तो बेसिकली आप ये कैलकुलेशंस करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके वापस करना है, लेकिन कितनी कितनी अमाउंट मैं थोड़ी थोड़ी करके करूँ या कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हर 6 माह बाद हर महीने देता रहूँ तो 6 महीने में मेरा ये लोन पूरा हो जाएगा। दोबारा बोल देती हूँ कि सपोज मैंने आपको 10,000 का लोन दिया है फॉर 6 मंथ्स, ड्यूरेशन है 6 मंथ के, 6 मंथ्स में आपने मुझे वापस करना है और इस पर मैं आपसे 2,000 जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करूँगी। तो दैट मीन्स आपने 6 महीने की ड्यूरेशन में मुझे 12,000 वापस करना है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगर आप इसकी बनाएं तो बड़ा इजीली समझ आ जाता है कि आपने मुझे हर महीने 2,000 रुपीज़ वापस करने हैं। अगर आप मुझे हर महीने 2,000 रुपीज़ वापस करते जाएंगे, मैं यहाँ पे ड्यूरेशन लिख देती हूँ, इधर अमाउंट लिखती हूँ, यहाँ लिखती हूँ प्रिंसिपल और यहाँ लिखती हूँ इंटरेस्ट। ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है ये सिर्फ फॉर डिटेल्स है कि लोन की डिटेल्स क्या थी। यहाँ से हम अमोर्टाइजेशन का स्केड्यूल या टेबल जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 6 मंथ में हमने वापस करना है तो हर मंथ के बाद हमने क्या वापस करना है उसके लिए हमने कैलकुलेशंस करनी है। तो ये है फर्स्ट मंथ, मंथ नंबर 2, 3, 4 और देन 5 और फिर 6 मंथ। अब हमें पता है कि हर महीने अगर हम 2,000 रुपीज़ वापस करते हैं तो 6 मंथ के बाद जो हमारी अमाउंट है 12,000 की, 12,000 है डिवाइड बाई 6, तो 2,000 हमें हर महीने वापस करने पड़ेंगे। तो हम ये 2,000 अमाउंट जो है वो लिखते जाएंगे कि हर महीने हमने 2,000 वापस करना है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो ये है कि इस 2,000 में से ओरिजिनल प्रिंसिपल की अमाउंट कितनी है और इसमें से कितनी अमाउंट इंटरेस्ट की है, इन दोनों को हमने सेपरेट करना है। वो सेपरेट कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे बताती हूँ, लेकिन आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे हम एक टोटल अमाउंट को, वो टोटल अमाउंट जिसका एक हिस्सा जिसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और जिसमें इंटरेस्ट की अमाउंट भी इंक्लूडेड है, उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड कैसे करते हैं और
उसके बाद इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितनी निकलेगी और उसमें से कितना हिस्सा इंटरेस्ट का होगा, ये हम सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को देख के ये पता लग रहा है कि ये भी किसकी एग्जाम्पल है, एन्युटी की, क्योंकि हमने इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया है टोटल अमाउंट को। तो दिस इज़ द केस ऑफ एन्युटी। लेकिन देखना ये है कि यहाँ पे ये जो 12,000 है ये मैंने आपको आज लोन दिया है, 12,000 की अमाउंट मैंने आपको आज दी है ना उधार। तो ये जो चीज़ आज के दिन पे जो वैल्यू होती है उसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो इसका मतलब है इस एग्जांपल में हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू मौजूद है और हमने ये जो पेमेंट्स हैं इक्वल मंथली पेमेंट्स वो कैलकुलेट की हैं और ये एन्युटी का केस है। तो वापस जाते हैं अगर अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ हमारे पास वो तो मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल खुद क्रिएट किया आपको समझाने के लिए। यहाँ में एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, उसको पढ़ते हैं कि होम मॉर्गेज। होम मॉर्गेज होता है जब हम घर के लिए लोन लेते हैं या घर को गिरवी रख के लोन लेते हैं। These schedules are tables are used to find the equal monthly payments कि हर महीने हम कितनी पेमेंट करें जो कि रिक्वायर्ड हैं टू अमोर्टाइज और पे ऑफ लोन को वापस करने के लिए कितनी इक्वल मंथली पेमेंट्स करें, और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिवन हो और हमने जो मोस्टली लोन वापस करना होता है वो 15 to 30 ईयर्स की ड्यूरेशन में वापस करना होता है। तो ये जो एग्जांपल है या जो केस है ये भी एन्युटी का है। अब चूँकि अगर एन्युटी का केस है तो हमें पता है कि फॉर्मूला भी जो है वो एन्युटी का यूज़ होगा। तो देखते हैं एक और आगे एग्जांपल। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने 6,000 लोन लिए एट 10% और आपने एग्री किया है, कॉन्ट्रैक्ट जो किया है उसके अकॉर्डिंग आप इक्वल एंड ऑफ ईयर पेमेंट्स करेंगे और 4 ईयर्स में आप ये लोन वापस कर देंगे। तो आप कितनी इक्वल पेमेंट्स, मतलब इक्वल पेमेंट जो आपने 1 साल बाद करनी है या 2 साल बाद करनी है या 3 साल बाद करनी है, उसकी अमाउंट क्या है वो कैलकुलेट करनी है। 6,000 टोटल लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट भी लगना है और आपने जो भी टोटल इसका अमाउंट बनेगी आप 6% पे 10%, 6,000 का 10% निकाल लें और उसको उसमें ऐड कर लें और उस सारी अमाउंट को आपने 4 ईयर्स में वापस करना है और वापस ऐसे करना है कि उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन जाए। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी है, ईयर एंड पेमेंट्स हैं। तो ऑर्डिनरी एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू का ये फार्मूला आप लोगों ने पहले देखा हुआ है। जो लास्ट केस में हमने पिछले वाली एग्जांपल में हमने यूज़ किया था वो फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज़ किया था। क्यों फ्यूचर वैल्यू का यूज़ किया था? क्योंकि हमने एक फ्यूचर वैल्यू अक्यूमुलेट करनी थी, इस वजह से हमने फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला यूज़ किया था। यहाँ एन्युटी का जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ हो रहा है। क्यों प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला यूज़ हो रहा है? प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि हमने आज लोन दिया है, आज के दिन पे आज मैंने आपको 12,000 रुपये दिए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये वाले कैश फ्लोज जो हैं ये वो इक्वल पेमेंट्स हैं जो हर साल आपने करनी है। तो ये वाली हमने इस केस में या इस एग्जांपल में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से इसको सेपरेट करने का तरीका ये है कि ये आर जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको हम इक्वेशन की इस साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ नीचे आपको मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है और ये पूरा फैक्टर जो है ये 1 - 1 ओवर आर, ये वाला ये पूरा फैक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वाला फार्मूला हमने इस फार्मूला से ड्राइव किया है, कैलकुलेट किया है, निकाला है। ये कोई और सेपरेट फार्मूला नहीं है जिसको आपको याद करने की ज़रूरत पड़े। तो अब हम बस इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं या उसकी क्या अमाउंट बनती है जो हमने 4 सालों में एक साल बाद पे करनी है, 2 साल बाद पे करनी है और अल्टीमेटली 4 ईयर्स कंप्लीट हो तो हमारा लोन जो है वो वापस हो चुका हो। तो हम इसके लिए कैलकुलेशंस करना स्टार्ट करते हैं। मैं जाती हूँ वापस इसी फाइल की तरफ और तो इस फार्मूला को जो है वो हम यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू की अमाउंट हमारे पास है कितनी है? 6,000 इस केस में, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, तो मैं 0.10 लिख देती हूँ एंड डिवाइडेड बाय
1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r जो है 0.10 एंड रेज टू पावर 4 ईयर्स में हमने वापस करना है तो इसकी रेज टू पावर 4 जी। तो ज़रा कैलकुलेट करें क्या आंसर आता है। ओके जी, तो ये कैलकुलेशंस आप आई होप आप लोगों ने भी करी होंगी। सबसे पहले आप ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे 1.1 इसकी रेज टू पावर 4 तो आपके पास आंसर आएगा 1.464। उसके बाद आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड बाय 1.464 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.683। इसमें इसको आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.317 और यहाँ से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 1892.8। तो दैट मीन्स आप हर साल के एंड पे 1892.8 या 93 रुपीज़ जो हैं ये बैंक को रिटर्न करेंगे तो 4 साल में आपका लोन जो है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकाली हैं। आप बैंक के पास जाएं जब अगर सपोज़ अगर कभी आपका एक्सपीरियंस हो या आपके घर वालों में से किसी का एक्सपीरियंस हो, किसी भी चीज़ के लिए बैंक से आपने लोन लेना हो तो बैंक वाले आपको ये इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपको हर महीने इतनी इंस्टॉलमेंट जो है वो देनी पड़ेगी और 20 साल में आपका लोन जो है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो एज अ BBA स्टूडेंट या आपको चूँकि फाइनेंस का आइडिया है तो आपको ये कैलकुलेशंस खुद करनी आनी चाहिए, क्योंकि इस तरह एक तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि बैंक वालों ने जो आपको ये अमाउंट कैलकुलेट करके दी है वो सही करके दी है या नहीं करके दी, कहीं वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे, कहीं उन्होंने ये कैलकुलेशंस की हैं तो ये गलत कैलकुलेशंस तो नहीं हैं। तो इसलिए ये सारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉलमेंट बनेगी, ये वो किस्त बनेगी जो आप हर साल देंगे। तो 4 साल में आपका जो ये 6,000 का आपने लोन लिया था $6,000 का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन ये तो आपके पास इंस्टॉलमेंट आई है। अभी हमारा अमोर्टाइजेशन टेबल जो है या उसको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं वो बनाना रहता है। अब उस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में क्या होता है, उस अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल में हमने ये देखना होता है कि ये जो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट 18,992 की 92 रुपीज़ की या डॉलर्स की पे कर रहे हैं, इसमें से कितनी अमाउंट हमारा प्रिंसिपल वापस हो रहा है, ओरिजिनल अमाउंट जो हमने लोन लिया था वो वापस हो रही है, और कितनी अमाउंट जो है वो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं। तो मैं इसके लिए टेबल बनाती हूँ, फिर आई होप आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा सा आपके पास एक टेबल आपको बनाना पड़ेगा जिसको हम लोन अमोर्टाइजेशन टेबल या अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं। उसमें ये 5-6 कॉलम्स होंगे। सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ ईयर्स, यहाँ तो हम ऐड करके जाएंगे कि कितने सालों बाद हमने ये लोन वापस करना है। तो हमारे पास 4 ईयर्स थे, 3 और 4। ईयर में हम ये ड्यूरेशन लिख देंगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रिंसिपल। इस कॉलम में क्या आएगा वो मैं बाद में बताती हूँ। लोन पेमेंट की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो हमने कैलकुलेट की हैं वो इस हेडिंग में आएंगी। तो वो आती हैं 1892.8। तो ये इंस्टॉलमेंट तो चूँकि फ़िक्स है जो हमने हर साल सेम करनी है, तो इसको तो हम एज इट इज़ इस कॉलम को फिल कर लेंगे। अब हमने यह देखना है कि ये जो इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट की है जो हमने पे करनी है उसमें से कितना हिस्सा जो है इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं और हमारा प्रिंसिपल कितना पे हो रहा है, और उसके बाद कितनी अमाउंट हमारी बच जाती है लोन देने की। तो यहाँ से शुरू करते हैं। बिगनिंग ऑफ द ईयर प्रिंसिपल, पहला साल जब है जब हमने शुरू किया है तो हमारे पास टोटल लोन जो था वो था 6,000 का। 6,000 टोटल प्रिंसिपल अमाउंट थी लोन की। उसमें से हमने 1892 की एक इंस्टॉलमेंट दी। देखना ये है कि इस 1892 में से कितना हिस्सा इंटरेस्ट हमने पे किया है और कितना हिस्सा जो है ओरिजिनल अमाउंट हमने वापस की है। वो कैसे कैलकुलेट होगी वो देखते हैं। इंटरेस्ट कितना है इस पे 10%।
10% लिख लें या मैं इसको डायरेक्टली 0.10 लिख लेती हूँ, और मल्टीप्लाइड बाय ये जो कॉलम नंबर 1 की अमाउंट है, यही हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, इसी पे हमारा इंटरेस्ट लगता है। तो मैं इसको 6000 लिखने की बजाय यहाँ मैं कॉलम 1 लिख रही हूँ कि कॉलम 1 के साथ 0.10 को मल्टीप्लाई करें, और जो आंसर आता है दैट मीन्स इतना आपने इंटरेस्ट पे किया है। तो कॉलम 1 में जो है वो है 6000 टोटल अमाउंट थी, इस पे हमने 10% इंटरेस्ट दिया है। आप 6000 का 10% निकालेंगे तो वो 600 बनेगा। अब दैट मीन्स कि हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट दी है इसमें से 600 तो इंटरेस्ट के खाते में चला गया है, ये तो वो सूद था जो हमने दिया है। बाकी ओरिजिनल प्रिंसिपल हमने कितना वापस किया है, तो इस 1892 में से इस 600 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आता है आपके पास, माइनस करें तो वो आता है 1292। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने 6000 लोन लिया था उसमें से 1292 रुपीज़ हमने वापस कर दिए हैं। तो बाकी कितना बचा, सोचने की बात है ना। ये 6000 हमने किसी से उधार लिया था, उसमें से 1200 वापस कर दिया है, तो बाकी कितना बचा है। इस 1200 को इस 6000 में से माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा, तो वो आता है 4707.18। तो ये कहाँ से आया 4707.18, कहाँ से आया जी, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने वापस की है 1292 की, इसको इस 6000 में से माइनस कर दिया है तो हमारे पास ये 4707 रुपीज़ आ गए हैं। तो दिस इज़ दी ईयर ऑफ एंड ऑफ ईयर प्रिंसिपल, मीन्स जब पहला साल ख़त्म होगा तो हमारे ऊपर ये $4700 का उधार बाकी रह गया है। इसी उधार को हम कॉपी करके अगले साल के शुरू में भी ज़ाहिर बात है हमारे पास यही लोन होगा। अब 6000 नहीं है, 6000 में से 1200 हमने जिससे उधार लिया था उसको वापस कर दिया है, बाकी उसका हम पे उधार जो है ये $4700 है। अब इस 4700 अगले साल जब हमने किस्त देनी है तो फिर 1892 की देनी है, फिर हमने देखना है कि इसमें से इंटरेस्ट कितना है और ओरिजिनल अमाउंट हमने कितनी वापस की है। और इसका फार्मूला वही है कि जो भी आपकी फ़र्स्ट कॉलम में प्रिंसिपल अमाउंट बची हुई है उसका आप 10% लेंगे, क्योंकि 10% इंटरेस्ट रेट है इस केस में। तो इसका आप 10% लेंगे तो कितना बनेगा 470 समथिंग, इसका 10% लें कॉलम नंबर 1 में ये 4707 का, तो ये बनता है 470.7 आई होप। हाँ, तो ये इसमें से इस 1892 की जो हमने किस्त दी है साल के एंड पे उसमें से 470 इंटरेस्ट का था वो हमने वापस कर दिया, और बाकी हमने देखना है कि ओरिजिनल लोन या उधार हमने कितना वापस किया है। तो इस 1892 में से 470 माइनस करें, क्या आंसर आता है जी। तो जब हमने ये 1892 माइनस 470 किया तो ये 1422 आंसर आया। दैट मीन्स कि हमने मज़ीद $1422 जो हैं वो वापस कर दिए हैं। प्रिंसिपल अमाउंट मीन्स ओरिजिनल लोन जो हमने लिया था उसके $1422 और रिटर्न कर दिए। अब बाकी कितना उधार बचेगा, बाकी उधार इस 1422 को जो साल के शुरू में हमारे ऊपर उधार था 4707 उसमें से माइनस कर देंगे तो बाकी हम पे जो लोन की अमाउंट बच गई है वो $3085 बच गई है। मतलब 2 साल गुजरे हैं, 6000 जो हमने उधार लिया था उसमें से बाकी जो उधार हम पे रह गया है वो $3285 का रह गया है, बाकी का जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे कर दिया है। तो यही जो ईयर एंड का प्रिंसिपल है ये अगले साल का बिगनिंग ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। 1892 की इंस्टॉलमेंट या किस्त है जो हमने पे की है करनी है ये साल के एंड पे। अब अगेन इसमें से इंटरेस्ट का हिस्सा कितना है तो आप इसका 10% ले लेंगे तो वो बनेगा 328.50। अब अगेन ये इंटरेस्ट है तो इस इंटरेस्ट को आप इस 3285 में से माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट होगी
जी, तो अगर हम ये इंटरेस्ट अमाउंट जो है, इस इंटरेस्ट अमाउंट को हमने इस लोन की इंस्टॉलमेंट में से माइनस किया है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये ओरिजिनल लोन है जो हमने वापस किया है। मतलब इस 1892 में से इतना ओरिजिनल अमाउंट उधार वापस हुआ है, और ये 328 जो है ये इंटरेस्ट या सूद के खाते में हमने जमा कराया है बैंक को वापस। तो अब बाकी कितने पैसे बच गए हैं जो हमने वापस करने हैं, वो बच गए हैं $1721 जो हमने वापस करने हैं। तो वही अगले साल का बिगनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब 1721 जो है वो बिगनिंग बैलेंस था जो हमने वापस करना था, किस्त जो है वो 1892 की है। तो आप देख लें कि इसमें से अब अगेन सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करें कि इसमें से इंटरेस्ट कितना जाएगा। तो 1721 का 10% लें तो वो बन जाएगा 172.177, और इस 172 को आप इस 1892 में से माइनस करें क्या आंसर आता है। तो जब हमने माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 1720। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने वापस करने थे, हमारे ऊपर टोटल उधार 1721 का उधार था साल के शुरू में जो हमने देना था। तो ये इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद जो प्रिंसिपल की अमाउंट हमारे पास निकली है वो 1720.7 निकली है। ये थोड़ा बहुत जो राउंड ऑफ करने की वजह से ये एरर आ रहा है, अदरवाइज़ इसको एग्जैक्टली आप इसको 1721 ही कंसिडर करें। दैट मीन्स अब इस साल के एंड पे हमारे पास कोई अमाउंट ऐसी नहीं बची जो हमने उधार की वापस करनी हो। तो दिस इज़ द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल, और ये बनाने का पर्पज़ ये होता है कि हम ये देखें कि हम जो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हर साल के एंड पे दे रहे हैं, उस इक्वल इंस्टॉलमेंट के देने की वजह से हमारा प्रिंसिपल हर साल कितना कम हो रहा है, हमारा ओरिजिनल उधार हर साल कितना उतरता जा रहा है, बाकी कितना बच जाता है। हर साल के एंड पे ये कैलकुलेट किया जाता है कि हर साल अगर हम इतना उधार दें तो बाकी कितना बच जाता है, और इंटरेस्ट इस पे जो है वो हम कितना पे कर रहे हैं। तो ये अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल है। ये आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी, नहीं आएगी तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन आप लोगों को बताना पड़ेगा कि समझ आई है या नहीं आई। लेकिन आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इसको अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कहते हैं, और इसका बनाने का पर्पज़ ये है कि हमें पता हो कि ये जो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं बैंक को, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के पे करने की वजह से हमारी ओरिजिनल अमाउंट ऑफ लोन कितना पे हो रहा है, और हमारा इंटरेस्ट जो है वो कितना ज़्यादा पे हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट जो है वो हर गुजरते साल के साथ कम होता जा रहा है। पहले साल इंटरेस्ट की अमाउंट 600 थी, दूसरे साल 470 थी, उससे अगले साल 328 थी, उससे अगले साल 172 थी। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की अमाउंट कम हो रही है हर साल, और जो प्रिंसिपल की अमाउंट है वो हर साल इंक्रीज़ हो रही है। इंटरेस्ट की अमाउंट क्यों कम हो रही है? इंटरेस्ट की अमाउंट इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी लोन की अमाउंट कम हो रही है। हर साल हम कुछ उधार का हिस्सा वापस करते जा रहे हैं। आसान अल्फाज में कहें तो अगर आपने 10,000 उधार लिया था और आप हर साल 1,000 वापस कर रहे हैं, तो दूसरे साल के शुरू में आपके पास 9,000 होंगे जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, उससे अगले साल 8,000 होंगे जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, उससे अगले साल 7,000 होंगे जिस पे इंटरेस्ट लगेगा। तो इस वजह से इंटरेस्ट की अमाउंट हर साल डिक्रीज़ होती जाती है, और जो प्रिंसिपल या ओरिजिनल लोन वापस करने की अमाउंट होती है वो हर साल इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये प्रिंसिपल आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्या चीज़ है। प्रिंसिपल लोन की ओरिजिनल अमाउंट है। सपोज 10,000 मैंने आपको लोन दिया है, तो 10,000 इज़ द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट उसके बाद होता है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं होता। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू वो टोटल लोन जो आपने मुझे रिटर्न करना है। तो उसी के लिए यह अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनता है, और उस सारे कैलकुलेशंस के प्रोसेस को और रिटर्न करने के प्रोसेस को हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यही दो मेन एप्लीकेशंस थी। इसके बाद जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी स्पेशल, ये अमोर्टाइजेशन टेबल यहाँ पे भी बना हुआ है और हमने इसको खुद से बना के भी देख लिया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे नेक्स्ट जो थर्ड उसकी एप्लीकेशन की वो थी फाइंडिंग इंटरेस्ट और ग्रोथ रेट्स, कि अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू भी पता हो, फ्यूचर वैल्यू भी पता हो,
तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि बैंक हमें कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, या जितना वो क्लेम कर रहा है कि मैं आपको इतना % इंटरेस्ट दे रहा हूँ, उस पर वो सही है या नहीं है। तो इसके लिए तो हम सिंपल सा फार्मूला जो फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला है वही यूज़ करेंगे। यहाँ से हम आर को सेपरेट कर सकते हैं। आर को सेपरेट करने के लिए हम इस फार्मूला में को थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाएगा। ये वाला फार्मूला लगा के हम आर इंटरेस्ट रेट या ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रोथ रेट मीन्स वही कि हर साल हमारी जो कैश फ्लो है या इनकम है या अर्निंग्स हैं उसमें कितना इंक्रीज़ आ रहा है, या कितनी ग्रोथ हो रही है, या कितना उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो हम इस फार्मूले से ड्राइव जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ़ ईयर्स भी एन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू भी पहले हमने कैलकुलेट की, प्रेजेंट वैल्यू भी कैलकुलेट की, अब हम कह रहे हैं कि इस फार्मूला से हम आर भी निकाल सकते हैं। इसी तरह ये जो एन है नंबर ऑफ़ ईयर्स वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक एग्जांपल है अगर जिसमें हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी मौजूद है, फ्यूचर वैल्यू भी मौजूद है और हमारे पास इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है, तो हमने अगर ये कैलकुलेट करना है कि कितने सालों बाद अगर बैंक आपको क्लेम करता है कि आज मुझे 1000 दे दो और मैं तुम्हें 3000 वापस करूँगा और इस पे इतने % इंटरेस्ट दूंगा, तो कैलकुलेट अगर आपने कि मुझे करना है, आपने करना है कि बैंक कितने सालों बाद हमें ये 3000 देगा, तो उसके लिए भी यही वाला फार्मूला आप यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ से एन कैलकुलेट जो है ये मोस्टली फाइनेंशियल कैलकुलेटर से या एक्सेल के थ्रू हम कैलकुलेट करते होते हैं। अदरवाइज़ वैसे फार्मूले में यहाँ से एन कैलकुलेट करना थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए हम फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स यूज़ करते हैं या एक्सेल की एक्सेल शीट से कैलकुलेशंस करते हैं। अब एक्सेल के थ्रू या फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स यूज़ करते हुए ये सारी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट से लेक्चर भेजूँगी। फ़िलहाल हमने सारी ये सिंपल कैलकुलेटर्स के थ्रू कैसे कैलकुलेशंस होंगी वो सारी आपको करके दिखा दी हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों का नेक्स्ट टास्क ये है कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास से पहले जो कि फ्राइडे मॉर्निंग को है उससे पहले आपने ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और क्लास के लिए जब आप लोग आएँ तो आपके पास ये 4 क्वेश्चंस आपकी नोटबुक पे सॉल्व हुए हों। और ये कौन से हैं, ये सेल्फ चैप्टर के एंड पे जो सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम्स हैं ये वो वाले हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग की जो आपकी क्लास है उसमें आने से पहले आपने ये एक्सरसाइज ये होमवर्क जिसको कह लें ये आपने अपने साथ लेके आना है। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा है कि व्हाट आर द स्पेशल एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये प्रैक्टिकली यूज़ कहाँ पे होता है। तो उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल हमने पढ़ी कि जहाँ हमें पता हो कि फ्यूचर में हमें ये अमाउंट चाहिए, तो हम कितना थोड़ा थोड़ा करके इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सेव करें। तो वो हमने उसके लिए देखा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ हो सकता है। फिर हमने अमॉर्टाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि अमॉर्टाइजेशन क्या है, अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल क्या होता है, और फिर हमने एक अमॉर्टाइजेशन स्केड्यूल जो है वो बना के भी देखा। और उसके बाद हमने बाकी जो 2 एप्लीकेशंस थी वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं हैं लेकिन फिर भी यूज़ होती हैं, एक इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने वाली और दूसरी एन या नंबर ऑफ़ पीरियड्स कैलकुलेट करने वाली। लेकिन अमॉर्टाइजेशन जो है इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। आपने इसके ये 4 क्वेश्चंस जो हैं सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज के उनको सॉल्व करना है और नेक्स्ट फ्राइडे मॉर्निंग वाली क्लास में आपने लेके आने हैं। थैंक यू सो मच।